विश्व भर में हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को जागरूक करना तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समन्वय और कार्रवाई के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाना है। वहीं कोविड-19 महामारी जैसे खतरों के बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। महामारी ने दुनिया भर में स्वास्थ्य प्रणालियों पर अभूतपूर्व दबाव डाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी देखभाल के प्रति उदासीनता के चलते हर वर्ष दुनिया भर में लाखों मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, जहां इसके परिणाम स्वरूप अमीर देशों में हर 10 में से 1 मरीज को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े बताते हैं कि भारत जैसे मध्यम और निम्न आय वाले देशों में सही देखभाल न मिलने के कारण हर वर्ष 26 लाख मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जिनमें से ज्यादातर मौतों को सही उपचार के जरिए टाला जा सकता है, जबकि इसके चलते तकरीबन 13 करोड़ लोगों को किसी न किसी रूप से, चाहे वो धन संबंधी हो या स्वास्थ्य संबंधी, हानि उठानी पड़ती है। आइए इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करते हैं। लता मंगेशकर हॉस्पिटल नागपुर के डीन डॉक्टर काजल मित्रा से विशेष चर्चा में। संपूर्ण विश्व में रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य? आई एम थैंकफुल टू नेशन न्यूज़ 18 जो ये एक इंटरव्यू हो रहा है, इंटरव्यू ले रहे हैं ऑन वर्ल्ड सेफ्टी डे। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक एक दिन डिसाइड करते हैं एक एक थीम के ऊपर, और वो इसलिए होता है ताकि उसके बारे में जागरूकता फैले। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे पेशेंट सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज के ज़माने में तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक दिन डिसाइड करते हैं और उस दिन इसके ऊपर चर्चाएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, और इस विषय को विस्तृत रूप से डिस्कस करके एक्सपर्ट लोग अपनी जानकारी, अपनी राय देते हैं। WHO ने ये पिछले 2 साल से ये जो वर्ल्ड सेफ्टी डे, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे है, इसे मनाना शुरू किया है, और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि पेशेंट सेफ्टी को लेकर डिस्कशंस हो और इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट हो, डॉक्टर्स में अवेयरनेस क्रिएट हो, पेशेंट्स में अवेयरनेस क्रिएट हो और सारी सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट हो। एक सर्वे के मुताबिक असुरक्षित देखभाल के कारण प्रत्येक वर्ष 134 मिलियन घटनाएं होती है, जो कि खासकर मध्यम आय वाले देशों में देखा गया है। इसकी वजह से 2.6 मिलियन मौतें हर साल होती है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे कि आपने बताया, ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स बहुत भयावह लगते हैं, और ये आपने ये भी बताया कि ये कम आय वाले देशों में, जिसे हम बोलते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलिए या लो इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्री बोलिए, इसके पीछे कारण शायद ऑब्वियस है और कुछ कारण ऑब्वियस नहीं भी है। ऑब्वियस कारण ये होता है कि लैक ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कि जो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री लाइक से अमेरिका है, ब्रिटेन है, उनके जैसे हम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीज़ें रहती है जैसे हाइजीन को लेकर आपको पता है कि आपने देखा होगा कि जैसे अमेरिका है या यूरोप है या इवन एशिया के कुछ देश है जैसे सिंगापुर है, वहाँ पर हाइजीन को लेकर कितनी ज़्यादा जागरूकता है। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर आप सिंगापुर में किसी आदमी ने रास्ते में चलते चलते थूक दिया तो उसके ऊपर हेवी फाइन हो जाता है, जबकि इंडिया में तो ये कॉमन चीज़ मानी जाती है। तो ये हाइजीन को लेकर के जो लो सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, उनमें अवेयरनेस बहुत कम है, और इस अवेयरनेस की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं, और बीमारियां बढ़ने से हॉस्पिटल पे लोड बढ़ता है, और हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत सारी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस नहीं होती इन सच कंट्रीज़, और ये एक कारण है। जैसा कि इसके पहले डिस्कशन में आया कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे पिछले 2 साल से मनाया जा रहा है, 2019 से, और आपको तो पता ही है कि 2019 से ही कोरोना आया है। इसका नाम ही है कोरोना, कोविड-19। तो
ये जो फिगर्स हैं, ये फिगर्स में कोरोना के पेशेंट्स, कोविड के पेशेंट्स भी आ गए हैं। और इसके पीछे जो कारण है, वो कारण तो शायद सभी को पता है कि क्यों है। लोगों का मास्क नहीं पहनना, भीड़ भाड़ में जाना, भीड़ करना, ज़रूरत न रहने पर भी सेलिब्रेशंस करना, ये सब जो चीज़ें हैं जिसे हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बोलते हैं, CAB, वो CAB फॉलो नहीं होता है। आज भी आप देखेंगे 2 बड़े बड़े वेव्स आने के बाद भी आज भी लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं है। जैसे मार्केट्स खुले हैं तो मार्केट में भीड़ करेंगे, जाकर मास्क नहीं पहनेंगे, डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, दूसरे हाइजीन नहीं करेंगे। तो ये हो सकता है कि ये जो फिगर है इसमें वो फिगर ऐड हो गए। आज के तारीख में डॉक्टर और पेशेंट इनके बीच का जो विश्वास है वो कुछ कम होता नजर आ रहा है। क्या इसकी वजह हो सकती है? ये मैं इसके बारे में जो मेरा मत है वो मैं रखूँगा। मैंने जो मेरे बचपन में देखा है कि हमारा एक फैमिली फिजिशियन हुआ करता था। वो फैमिली फिजिशियन घर के सारे लोगों की बीमारियों के बारे में जानता था। इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। डॉक्टर क्लिनिकली जांच करके पता लगा लेते थे कि क्या बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता था। उस टाइम में बहुत सस्ते में इलाज हो जाता था। अभी आप देख रहे हैं कि इक्विपमेंट्स बढ़ गए हैं। डॉक्टर्स आर मोर डिपेंडेंट अपॉन इन्वेस्टिगेशंस, बड़े बड़े महंगे इन्वेस्टिगेशंस, और उसके बाद उसकी जो ट्रीटमेंट है, सर्जरी बोलिए जो भी बोलिए। तो एक डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, एक तो अपने एजुकेशन में। इसमें एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, पहले के ज़माने में प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे। आप देखेंगे आज से 30-40 साल पहले प्राइवेट कॉलेजेस नहीं थे, मेडिकल कॉलेजेस सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, जहाँ पर पूरी शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा सब्सिडाइज्ड थी। अब मैं खुद की बात बताता हूँ, 325 रुपये हमारा फीस हुआ करता था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, और आज आप जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी होती है। तो इतनी फ़ीस दे करके एक बच्चा जब पढ़ता है, MBBS करता है, MD करता है, MS करता है और MCH करता है, DM करता है, तो वो एक इन्वेस्टमेंट हो गया उसके एजुकेशन में। दूसरा इन्वेस्टमेंट, जब वो एक स्पेशलिस्ट बन के बाहर निकलता है तो उसे अगर एक हॉस्पिटल खोलना है तो हॉस्पिटल में सारे इक्विपमेंट्स आ गए, सब कुछ आ गए, और करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब ये इन्वेस्टमेंट को निकालना भी एक ज़रूरी आयाम हो जाता है फॉर ए डॉक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली उसने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। अब उसको निकालने के चक्कर में हो सकता है कि मेडिकल प्रोफेशन, जो एक नोबल प्रोफेशन था, आज एक बिजनेस हो गया है, मेडिकल बिजनेस। और ये एक कारण हो सकता है कि पेशेंट में और डॉक्टर में जो एक दूरी आई है, ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पेशेंट सेफ्टी डे पर एक डिस्कस करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम 2 कोरोना वेव से गुजरे हैं। कोरोना के इस दौर में देखा गया है कि कई हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी नजर आई, दवाइयों की कमी नजर आई, ऑक्सीजन की कमी नजर आई, और काफ़ी पेशेंट्स को हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ता दिखा। एक डॉक्टर होने के नाते, एक डीन होने के नाते, इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं? जब कोरोना शुरू हुआ, जब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा पहली बार, तब बहुत ज़्यादा पैनिक था। उस दौरान पुअर प्लानिंग की वजह से ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती चली गई। इसमें पुअर प्लानिंग भी है और एक एलिमेंट है कि जिसमें लोगों को पता नहीं था, इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स को पता नहीं था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये एक नई बीमारी थी और इसमें कौन सी दवाई काम आएगी वो भी किसी को पता नहीं था। तो ये जो सारी दवाइयाँ आई, एक तो जो पुरानी एंटीवायरल ड्रग्स है जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर है, ये दवाइयाँ यूज़ की गई, और ये दवाइयों का इफेक्ट क्या हुआ वो तो कंट्रोवर्शियल है ही। कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि दवाइयों का कोई इफेक्ट नहीं है, कुछ बोलते नहीं इफेक्टिव है। तो ये तो कंट्रोवर्शियल, रिसर्च तो चलते रहेगा, पर तब तो किसी को पता नहीं था। तो इनका जो प्रोडक्शन था, वो प्रोडक्शन भी उतना नहीं होता था, क्योंकि उतनी ज़्यादा खपत नहीं थी दवाइयों। और जब ये दवाइयाँ मार्केट में यूज़ होने लगी फॉर कोविड, तब इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उतना ज़्यादा सप्लाई नहीं था। फिर ये सप्लाई कम हो गया, डिमांड बढ़ गई, तो ऑब्वियसली ह्यूमन टेंडेंसी है, कालाबाजारी शुरू हो गई। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि सही पेशेंट को सही वक्त पे सही दवाई नहीं मिलना।
और उसकी कालाबाजारी होना शुरू हो गई। ये सभी चीज़ों के साथ हुआ, रेमडेसिविर के साथ हुआ, टोसिलिजुमैब के साथ हुआ, जो दवाइयाँ महंगी महंगी है और यूज़ हो रही थी। उसके बाद सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था ऑक्सीजन का। ये किसी ने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा ऑक्सीजन बेड हमें लगेंगे। पहले वेव में तो उतना माइल्ड, उतना ज़्यादा सीवियर नहीं था पहला वेव, तो इसलिए वो उतना ज़्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ ऑक्सीजन का। सेकेंड जो वेव आया, जो अप्रैल मई में, उस वेव में जहाँ तक नागपुर का सवाल है, नागपुर का हाईएस्ट पीक गया था 7999। आज भी वो फिगर मुझे याद है, एक दिन में 7999 केसेस, 8000 केसेस, तो पीक था वो। तो उस दौरान ऑक्सीजन बेड की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी सारे शहर में, सारे देश में, और उतनी प्लानिंग थी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन की रूटीन में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास भी एक जैसे लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, वो हमारे लिए बहुत सफिशिएंट था, हमारे ओटीज के लिए, हमारे आईसीयूज़ के लिए। पर जब कोविड का पीक आया तब वो सफिशिएंट नहीं था, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई। तो जब ये पीक था तब ऑक्सीजन नहीं था, बाद में इसकी प्लानिंग की गई जब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी। इस प्लानिंग में हम लोग भी शामिल थे विद गवर्नमेंट ऑफिसर्स लाइक डिविजनल कमिश्नर, कलेक्टर्स एंड अदर्स। तो ये प्लानिंग की गई कि ऑक्सीजन बढ़ाया जाए, सप्लाई बढ़ाया जाए। तो सप्लाई बढ़ेगा कैसे? फिर ये सोचा गया कि ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स लगाए जाए जो हवा से, एयर से ऑक्सीजन बनाए, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी कम होगी। लिक्विड ऑक्सीजन भी तो बनाना पड़ता है, लिक्विड, और तब जाके सप्लाई होता है। तो हवा से ऑक्सीजन बनाने का जो एक प्लांट होता है, जिसको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बोलते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक पीएसए और वीएसए, ये दो टेक्नोलॉजी होती है। तो तब ये तय किया गया कि सारे हॉस्पिटल ने ये प्लांट लगाना चाहिए। ये हमने भी इसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आज 4 महीने हो गए। अगले महीने हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग जाएगा, और ये प्लांट एक बार लग गया कि हमें किसी पे डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, हवा से ऑक्सीजन बनाएंगे। तो ये सारी तैयारियां थर्ड वेव के लिए चल रही है। अब वो थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा ये भी किसी को मालूम नहीं, पर तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें फिर से वो जो अप्रैल और मई में हुआ था वो हमें फिर से रिपीट नहीं करना है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पेशेंट की सुरक्षा को लेकर के हम कोई भी कोताही नहीं बरतते। हम सारे वो प्रिकॉशंस लेते हैं जो पेशेंट की सेफ्टी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट की सुरक्षा या सुरक्षित उपचार की बात करें तो हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल और इम्पोर्टेंट सवाल है। पेशेंट की सुरक्षा, उसके कई आयाम हैं। मैं एक एक चीज़ पे बात करता हूँ। एक आज की तारीख में, आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है फायर सेफ्टी। आपको पता होगा कि कलकत्ता में एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी, कई पेशेंट मर गए। अब होता क्या है कि अगर हॉस्पिटल में आग लगे तो कई पेशेंट्स जो आईसीयू में हैं, सीरियस पेशेंट्स हैं, या ऑर्थोपेडिक वार्ड में जो फ्रैक्चर लेके पड़े हुए हैं, वो तो भाग भी नहीं सकते। तो एक हॉस्पिटल के लिए बहुत ज़रूरी है कि फायर सुरक्षा, फायर सेफ्टी का ध्यान रखें। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब मैं डीन बना 6.5 साल पहले, तो सबसे पहले मैंने ये काम किया कि मैंने मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करके एक फायर सेफ्टी का पूरा प्रोग्राम बनाया, और आज हमारा हॉस्पिटल कंप्लीटली कंप्लायंट है फायर सेफ्टी को लेकर। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सेफ्टी। अगर बात करें पेशेंट के बीमारी की और पेशेंट की, जो वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे शायद चाहता है, तो वो होता है सेफ प्रैक्टिसेस। अब ये सेफ प्रैक्टिसेस क्या होते हैं? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। करीब 150 साल पहले जब इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं था, तब डिलीवरी जो होती थी, वो डिलीवरी में डॉक्टर्स हाथ भी नहीं धोते थे। तब ये अवेयरनेस नहीं था। एक डॉक्टर थे जिनको ये ध्यान में आया, और उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की। वो अच्छे से हाथ धो करके डिलीवरी कंडक्ट करने लगे। तो उन्होंने पाया कि जब कोई डॉक्टर सिर्फ अच्छे से हाथ धोकर डिलीवरी कंडक्ट करता है, तो उसमें जो मॉर्टेलिटी है, बच्चे की मॉर्टेलिटी बोलिए, मैटरनल मॉर्टेलिटी बोलिए, 2 मॉर्टेलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बच्चे की मॉर्टेलिटी और एक मैटरनल मॉर्टेलिटी। ये इंडिकेटर्स होते हैं
एक अच्छे देश के कि वो कैसे ये मॉर्टेलिटी को कम करे। तो उन्होंने पाया कि ये मॉर्टेलिटी काफ़ी कम हो गई थी सिर्फ हाथ धोने से। फिर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ते गया। तो अभी ये पेशेंट की सुरक्षा को लेकर के ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर हो या जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हो वो पूरी इस चीज़ का ध्यान रखे कि उससे इन्फेक्शन ना फैले खुद से, या हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में जो इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शन पेशेंट को ना लगे, क्योंकि हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन्फेक्शन के वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो सारे एंटीबायोटिक्स खा के वो रेजिस्टेंट हो गए रहते हैं। इसलिए हम सबसे ज़्यादा डरते हैं इस चीज़ से कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी है जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट देखता है जिससे। और वो जो चीज़ है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, उसके तरफ कोई भी इन्फेक्शन हो हॉस्पिटल में तो रिपोर्ट की जाती है और उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ये इन्फेक्शन क्यों हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और उसके ऊपर वो उपाय निकालते हैं और प्रिवेंशन के तरीके बताते हैं बाकी डॉक्टर्स को। तो ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। लता मंगेशकर हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो सुरक्षा और सुरक्षित उपचार को लेकर किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? लता मंगेशकर हॉस्पिटल एक 30 साल पुराना हॉस्पिटल है। 30 साल पहले मेडिकल कॉलेज बना और हॉस्पिटल बना था। अब ये हॉस्पिटल एट प्रेजेंट 1340 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें आईसीयू केयर पूरा है, सर्जिकल आईसीयू है, मेडिकल आईसीयू है, मेडिकल आईसीसीयू है, गायनेकोलॉजी आईसीयू है, सारे आईसीयू हैं। और हमारे पास 15 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उसमें से 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एकदम लेटेस्ट और मॉडर्न। तो सारा स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं, नॉट ओनली फ्रॉम नागपुर या रूरल नागपुर से, बल्कि पूरे विदर्भ से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से और सराउंडिंग पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। और वो इस विश्वास के साथ आते हैं कि यहाँ से ठीक होके जाएंगे, और उस विश्वास को देखते हुए हमने सारी सुविधा उन्हें प्रदान की है। और हमारे जो चार्जेस हैं वो जस्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जैसे ही ऑलमोस्ट उतने ही चार्जेस हैं, या हम पेशेंट को फ्री में भी करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्कीम्स हैं जिसमें हम लोग पेशेंट को फ्री में ट्रीट करते हैं, जैसे जीवनदायी योजना है, पीएम योजना है, या फिर महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, बीपीएल कैटेगरी है, बिलो पॉवर्टी लाइन कैटेगरी, वो फ्री में करते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास एक और चीज़ है जो शायद किसी हॉस्पिटल में नहीं रहती, और वो मैं बताना चाहूँगा। हमारा हर एक स्टाफ 1% ऑफ सैलरी हर महीने डोनेट करता है पुअर पेशेंट फंड में। 1% हर महीने, हर स्टाफ। अब वो एक हमारे पास एक कॉर्पस तैयार हो गया है, काफ़ी अच्छा कॉर्पस हो गया है। तो उस कॉर्पस को हम यूज़ करते हैं जो किसी स्कीम में नहीं आते ऐसे पेशेंट के लिए। डॉक्टर जो रिकमेंड करते हैं कि ये पेशेंट पे नहीं कर सकता, तो हम उसको पुअर पेशेंट फंड से, जो हमने दिया हुआ है, उससे हम उसको फंड करते हैं। तो ये सारी चीज़ है, और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, बाकी जो डॉक्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, क्योंकि एक मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है। तो हमारे प्रोफेसर लेवल के लोग, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल, लेक्चरर लेवल, यंग जनरेशन, रेसिडेंट डॉक्टर्स, सब डेडिकेटेड तरीके से काम करते हुए इस पेशेंट सेफ्टी बोलिए या पेशेंट की अल्टीमेट हेल्थ केयर जो है उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें, ये हमेशा उनकी कोशिश रहती है, और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ हमारे पेशेंट्स ठीक होके ही जाते हैं और फिर से आते हैं या अपने रिलेटिव्स को लेके आते हैं। और ये जो विश्वास एक जनरेट हुआ है लता मंगेशकर हॉस्पिटल का, एक ब्रांड नेम जो क्रिएट हुआ है, इसी वजह से